आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। ताकत की मारी दिल्ली में एक जुमला आम है, तुम्हें नहीं मालूम मैं किसका बेटा हूं। यही हमारे आज के मेहमान की खासियत है। सब जानते हैं कि वो किसके बेटे हैं, यही उनकी ताकत है और मुश्किल भी। जानेंगे अर्थव्यवस्था को संभालते हुए किस तरह से पार्टी और परिवार के बीच तालमेल बिठा रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान, देश के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। जयंत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अपने पिता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से जब पिछले साल जयंत सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे तो उनका नारा था, वोट एक और फायदे तीन। जयंत के मुताबिक पहला फायदा तो ये होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि यशवंत सिन्हा हर समय लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। और तीसरा फायदा ये होगा कि जयंत सिन्हा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करेंगे। जयंत के इस वादे पर क्षेत्र की जनता ने पूरी तरह से विश्वास किया। चुनावी नतीजे आने के 6 महीने के भीतर वो महज सांसद नहीं रहे, बल्कि मंत्री भी बन गए और वही मंत्रालय मिला जहां कई वर्ष पूर्व उनके पिता बतौर कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। मैं जयंत सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। भले ही जयंत 2014 में लोकसभा और फिर सरकार का हिस्सा बने, लेकिन राजनीति और सरकारी नीतियों में उनकी हिस्सेदारी 1998 से ही शुरू हो चुकी थी। पहले तो अपने पिता के चुनावी अभियान में अहम हिस्सेदारी, और फिर जब वो वित्त मंत्री बने तो उन्हें इनकम टैक्स फॉर्म को सरल बनाने में मदद की। अब जब जयंत सरकार का हिस्सा बन चुके हैं तो बैंकिंग से लेकर पूंजी बाजार और यहाँ तक कि काले धन से जुड़ी नीतियों और उन पर अमल की अहम भूमिका निभा रहे हैं। काले धन पे हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और काले धन के बड़े माध्यम हैं। हमारा लक्ष्य ये था कि और बाहर न जाए, बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसे कैदी भी बना सकते। IIT दिल्ली और हार्वर्ड से पढ़ाई करने वाले जयंत की पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा जानी मानी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। पूरी तरह से आप सरकार में हैं, अब वित्त मंत्री हैं। एक बड़ा बदलाव निजी जीवन में आपके क्या आया? बदलाव तो ये है कि मैं प्राइवेट लाइफ में था, अब मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और अब जन सेवक हूँ। हजारीबाग से लोकसभा सांसद हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ। और देखिए, एक राजनीति में मैं कहूँगा कि सबसे कठिन एक काम ये होता है कि सब स्टेक होल्डर्स को संभालना होता है और सब चीज़ के बड़े मतलब जो कठिनाई से एक रास्ता निकालना पड़ता है, वो किस तरीके से निकाले, उसी में काफ़ी आदमी व्यस्त रहता है। आपसे इस पर और सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बयान है, ये सुन लेते हैं। दिन ये एक बड़ा आपका नारा रहा, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आ गए हैं, चल रहे हैं, आएंगे? पूरे विश्व में अगर विकास का कोई चमकता हुआ सितारा है तो वो आज के समय भारत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज को देख लीजिए, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या मूडीज़ हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो, ये सब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हमारा रिफॉर्म एजेंडा है, जो हम लोग आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो हम लोगों ने कदम लिए हैं, वो आज परिणाम दिखा रहे हैं। ग्रोथ रेट बढ़ गई है, महंगाई कम हो गई है और जिस तरीके से देश में परिवर्तन आ रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक आम दर्शक को आप कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे? आम दर्शक की जिंदगी बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है, क्योंकि देखिए, जब हमें विरासत में सरकार मिली, जो विरासत में मिली, तो उस समय विकास की जो ट्रेन थी वो पटरी से गिरी पड़ी थी। हमने विकास की ट्रेन को पटरी पे डलवाया है और उसको गति दे दी है। जो पैसेंजर ट्रेन थी वो आज के समय राजधानी बन रही है। बुलेट ट्रेन आने में थोड़े दिन लगेंगे अभी भी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने नहीं वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। जो विकास की ट्रेन, जैसे मैंने कहा, पटरी से गिरी हुई थी, वो आज के समय राजधानी बन गई है जी। तो वे अच्छे दिन तो अवश्य आ गए हैं। ये बात सही है कि कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने भारत को ऊंचा दर्जा दिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी कहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक विरोधाभास जो ग्राउंड में लगता है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुए।
और एक अचरज की बात है जो आप समझाएं कि जो मिड ईयर रिव्यू निकला है उसमें मार्च 2014 से 2015 के बीच में ये अनुमान लगाया गया, ये क्लेम किया गया है कि 50 लाख जॉब्स, 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। आप बता सकेंगे कि किस सेक्टर्स में, कहाँ पर ये जॉब्स क्रिएट हुए हैं? ये सही है कि अभी तक जितने रोज़गार हम लोगों को दिखाना चाहिए, अभी तक हम लोग उस स्तर तक नहीं आए जिसमें कि सब लोगों को लगे कि आज के समय जितने नौकरियों की ज़रूरत है वो नौकरियां मिल रही हैं। वो आने में थोड़ी देरी लगेगी, परंतु आज के समय कई सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रहा है और वहां नौकरियां भी मिल रही हैं। अब यही देखना पड़ेगा कि लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं उसके अनुसार किस प्रकार हम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर सब लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनकी अपेक्षा है कि हाँ यूपी में ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो उस अपेक्षा के अनुसार पूरा करना उतना आसान नहीं है। परंतु अगर वही व्यक्ति जो आज लखनऊ में सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, अगर वो लुधियाना में जाके कोई और नौकरी ढूंढे तो उसको लुधियाना में नौकरी मिल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि जो फील गुड फैक्टर होना चाहिए 7.5% की ग्रोथ का, जो आप अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, वो फील गुड फैक्टर क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्या इसमें आपकी कम्युनिकेशन का इशू है या कोई और वजह? शंकर जी, मुझे तो लगता है कि फील गुड फैक्टर आ चुका है। अब कितने हद तक फील गुड फैक्टर आया है, किसको फील गुड फैक्टर लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव असेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव उसको नहीं कह सकता हूँ। शायद आपको मुंबई में लग रहा है कि बहुत ट्रैफिक, इसलिए मुझे फील बैड लग रहा है, फील गुड नहीं लग रहा है। तो हमें आंकड़ों के आधार पे, पूरे देश के आधार पे कहना है। और अगर हम देश के आधार पे कहें, पूरे आंकड़ों को मिलाकर कहें, तो मैं कहूँगा कि बहुत सुधार आया है, अभी और सुधार लाना है। पर ये जो बात पूछ रहे हैं कि हमारे देश में, और जिस तरह से आपने चुनाव भी लड़ा उसमें भी प्रचार प्रसार में तो कहीं कमी होती नहीं है। मतलब पैसेंजर ट्रेन राजधानी अभी बनी नहीं तो आप पहले ही उसको चला भी देते हैं। यहाँ आप तो कह रहे हैं कि चल रही है, तो फिर ये क्यों भाव आ रहा है? एक उदासी सा क्यों भाव है? एक ऐसा क्यों भाव है कि नहीं, कुछ बात जम नहीं रही है? ये भाव क्यों आ रहा है? देखिए, इसमें अगर किसी की भी कमी हो तो हमारी ही कमी हो प्रचार में, क्योंकि अगर आदमी जो सच्चाई को देखे और आदमी देखे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आंकड़े जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सुधार आया है। मैं आपको महंगाई का उदाहरण देता हूँ। सेलियंस एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि कहीं अगर चूब रहा होता है तो आपको बस वो जहाँ चूब रहा होता है याद होता है। तो अगर तूर की दाल बढ़ी हुई है और सब थाली में सब जो वस्तुएं हैं उनका दाम कम हो गया है, महंगाई वहाँ नहीं है, तो वो आप भूल जाते हैं। आपने कहा नहीं सब्जी का दाम ठीक है चलो, रोटी का दाम ठीक है चलो, अरे यार ये जो तूर की दाल है, जो अरहर की दाल है, वो 200 रुपये केजी हो गई, तो आपको बस वही याद आएगा, वही चुभेगा। हकीकत में सब आंकड़े मिलाकर देखें, एग्रीगेट में देखें तो महंगाई कम हो रही है। तो अगर मैं आपकी बात को ऐसे समझते हुए संक्षेप में कहूँ, हेडलाइन के तौर पर जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि भारतीय हल्ला ज्यादा मचाते हैं। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। हमारा ये काम होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर अपेक्षाएं इस स्तर पे हैं तो हमें उनको भी मुकाबला कर लेना चाहिए। जी, आपकी बातें बहुत ही आकर्षक हैं और मैं कामना करता हूं कि आपकी वाणी में एक जादुई शक्ति पैदा हो जाए और आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में धरती पे हो भी जाए। लेकिन समस्या ये है कि 19 करोड़ लोग जो 15 से 34 साल के बीच के हैं रोजगार की लाइन में लगे हुए हैं। आप तथ्यों और आंकड़े की बात कर रहे हैं। ये समस्या आपकी खड़ी की हुई नहीं है, ये कांग्रेस सरकार के ज़माने से, जब आज के ज़माने से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट बताया जा रहा था, तब से ये समस्या चली आ रही है। अभी पिछले दिनों कई क्षेत्रों में कुल मिलाकर 43,000 नौकरियां और कम हुई हैं। और ये मैं केवल सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ कि सरकार में लोग नौकरियाँ पा रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि नौकरियाँ लोगों को मिल ही नहीं रही हैं कतई। और आप बहुत ही सब्ज़बाग दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। आप हमारे मेहमान हैं। मैं नरम लफ्ज़ों में ही कहना चाहता हूं कि ये एक टाइम बम है जो धीरे धीरे टिक टिक कर रहा है। बेरोज़गार नौजवानों का, 19-20 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों का टाइम बम है और वो आपकी सीट के नीचे रखा हुआ है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी आंकड़ों से बिल्कुल सहमत हूं। मैं उस पर एक और चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। वो देखिए कि अगर हमें अपनी इकॉनमी को देखना है और अपने वर्कफोर्स को देखना है, तो आपको मालूम है कि हर साल 1 करोड़ लोग जो हैं
वो रोज़गार ढूंढते हैं और अक्सर उनको रोज़गार नहीं मिलता है। करीब कुछ प्रतिशत हो गए, 30-40% को मिलता हो, 50-60% को या 60-70% को नहीं मिलता है, परंतु वो हर साल की बात है। आप देखिए कि ये बिल्डअप भी तो हो रहा है कि 10 सालों से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो फील बैड जो है ना आज के समय, अगर हमारे युवा, हमारे उस वर्ग के अगर बच्चे जो हैं नाखुश हैं, नाराज़ हैं, तो वो बैकलॉग के कारण भी हैं। वो आप समझिए कि 10 साल का भी एक बैकलॉग है जिसे अब्जॉर्व करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, इस पर हम मेहनत कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारी बात कहीं मानते हुए लग रहे हैं कि भाई फील बैड का भी कुछ एक चक्कर है, पर इस पर आप जवाब। अगर फील बैड नहीं होता तो कांग्रेस आज 45 सीट पे होती। कांग्रेस आज 45 सीट पे है क्योंकि उन्होंने 10 साल काम नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, ये दो ऐसे अहम सेक्टर हैं जहां पर ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। सर्विस सेक्टर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो उस तरह से प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बुरा हाल है, एक्सपोर्ट्स का बुरा हाल है। उसमें हो सकता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हों, लेकिन इनको रिवाइव करने के लिए क्या आप कर पाएंगे? पूरा मेक इन इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए ही कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ सफलता मिल चुकी है। आज के समय आप देखें कि हम लोगों ने 40,000 करोड़ की 2 रेलवे की फैक्ट्रीज बिहार में ही खोलने की हमने घोषणा की है। आप देखें फॉक्सकॉन आ रहा है हिंदुस्तान में, जो फ़ोन आज के समय चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं वो अब देश में बनेंगे। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी आने वाली है, मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी आने वाली है। तो मेक इन इंडिया जो है इसका तो प्रभाव हो ही रहा है। साथ साथ आपने रोज़गार की जिक्र की, स्किल इंडिया में जो हम लोग कर रहे हैं, स्किल इंडिया में हम लोगों को वो हुनर दे रहे हैं जिसमें कि जैसे मेक इन इंडिया में ग्रोथ आएगा, वहाँ रोज़गार मिलेंगे लोगों को, तो हमारे जो युवा हैं उनमें वो क्षमता होगी, वो हुनर होंगे जिसमें कि वो मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में उनको जॉब्स मिल सकें। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको आंकड़ा मैं बताता हूँ, यूपीए सरकार के दौरान 10 साल में एक बैंक का भी लाइसेंस नहीं मिला, एक बैंक का भी नहीं मिला। हम लोगों ने 18 महीने में 23 बैंकों को हमने लाइसेंस दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे ये लोग रोजगार और नौकरियों का मौका देंगे। क्या इस बात का एहसास है कि हम जो वादे कर रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं कि ये काम होने वाला है, लोगों को लगता है कि वो आपके हाथ में जादू की छड़ी है, पर उसमें समय लगता है और भारत में शायद कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। जब तक चीज़ें ज़मीन पे नहीं दिखाई देती तब तक ये फील बैड का हल्ला भी रहेगा। देखिए, अगर हम लोग जवाबदेही नहीं होते तो हम लोग इस माहौल में आकर, आपके शो पे आकर जनता से स्पष्ट और एकदम सीधी तरीके से बातचीत तो नहीं करते ना। आरबीआई के गवर्नर का वक्तव्य है, ये सुनते हैं। It is far better to improve the environment for ideas through tolerance and mutual respect. After all, any ban and certainly any vigilante act to enforce it may offend you as much or more than the offense to me. इन्होंने इसी भाषण में आगे कहा कि ये जो असहिष्णुता वाला जो पूरा मामला चला, इंटॉलरेंस वाला, ये कहते हैं कि ऐसे मामलों से ग्रोथ में एक तरीके से रुकावट आती है। आपकी जो राजधानी चल रही है उसमें एक तरीके से लाल सिग्नल सा दिखाती हैं ये चीज़ें। देखिए, ये गलत तरह की घटनाएं, कोई घटना या कोई असर नहीं पड़ता इनका? नहीं, देखिए, असर तभी पड़ता है जब हम लोग गलतफहमी में आकर इसका ज़्यादा प्रचार करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी क्या है कि गलतफहमी को हम लोग हटा दें। और गलतफहमी ये है कि जो इनटॉलरेंस की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई हैं, या जो सरकार है हमारी, वो जो संवैधानिक अधिकार है उनको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रखी। ये सब जो हैं गलतफहमियां हैं। क्योंकि बिहार चुनाव के समय बड़ी बात हुई, अवार्ड वापसी की बात हुई, असहिष्णुता की बात हुई, आज कोई कर रहा है उसके बारे में नहीं। तो ये चुनावी जुमला होता है, उस समय इस बात को उठाया जाता है, आज के समय कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक तो इसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना इसमें किसी चीज़ की डर की बात है, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से, पूरे कानूनी की पूरी सख्ती से इसे हम सुरक्षित रखेंगे। जी, असल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान और चुनाव प्रचार के दौरान ये वायदा किया था कि देश में एक तरह का टैक्स टेररिज्म चल रहा है, टैक्स आतंकवाद है। और उसी दौरान भाजपा से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए कई थिंक टैंक्स की तरफ से भी ये प्रस्ताव आ रहा था। अर्थ क्रांति उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन था जिसका कहना था कि इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इनकम टैक्स में कोई सुधार या उसमें कोई कटौती या उसमें आम लोगों को कोई राहत देने की बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, टैक्स में तो अच्छे दिन आ गए हैं,
क्यों? पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। तो आज के समय आप ऑनलाइन अपना टैक्स भरिए और अगर आपको उसका रिफंड मिलना है तो आपको 2-3 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको रिफंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ वो भी ऑनलाइन जा रहा है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने ये की, हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंसी, एकदम सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया है। कोई आपके सुझाव हों, कोई आपके शिकायत हों, चाहे वो आप ट्विटर से, फेसबुक से, फ़ोन करके, जो भी आपके ग्रीवांस हैं आप हमें दे सकते हैं, उस पर फटाफट कार्रवाई होती है। और जो टैक्स आतंकवाद था उसको हम लोगों ने बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया। हमारे कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक नाम जो बहुत चला, जो वित्त मंत्री बनने वाले थे आपकी सरकार के, फाइनली नहीं बने, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ज़ीरो टैक्स होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे इस बात को मानेंगे कि अगर ज़ीरो टैक्स करेंगे तो सबके अच्छे दिन आएंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? आज के समय अगर आप विश्व भर में देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो टैक्स भरना पड़ा अगर कोई मेजर इकोनॉमी हो। हाँ, छोटे छोटे कहीं कहीं जगह हैं जहाँ टैक्स नहीं है, वहाँ सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है, परंतु सब जगह टैक्स की ज़रूरत होती है। और मैं आप सब दर्शकों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सड़क चाहिए, आपको सेना चाहिए, आपको आंगनवाड़ी सेविकाएं चाहिए, आपको पुलिस चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर आप देखें टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है, आप केंद्र को और राज्यों को मिलाकर देखें तो सिर्फ 16% है। आप किसी और देश में देखें, चाइना में देखें, ब्राज़ील में देखें, रूस में देखें, अमेरिका देखें, वहाँ 25 से 35% है। और ये सिर्फ गरीब देश की बात नहीं है, आप नेपाल देख लें, पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देख लें, इन सब का टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमसे ज़्यादा। यानी हिंदुस्तान में टैक्स बर्डन जो है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो कम ही है अगर हम लोग पूरे विश्व में इसका मुकाबला। आप जब विपक्ष में होते हैं आप इस पर बड़ी बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि उसकी सीमा बढ़ाइए, सीमा बढ़ाइए। अब तो आप सत्ता में हैं, लोग देख रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि बजट आने वाला है, बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, पर आप फिर भी क्या कहेंगे? हम लोगों ने बजट में स्लैब को बढ़ाया था, जो हम लोगों ने जुलाई 2014 में जो बजट पेश किया गया था, और हमारी कोशिश यही होगी कि देश की आर्थिक गति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और जितना हम लोग आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दे सकते हैं हम लोग ज़रूर देंगे। तो इसको आप हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, या मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कह रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ में आ गया हूँ, और पब्लिक लाइफ में कुछ बातें की जाती हैं, कुछ बातें हेडलाइन में नहीं बनाया जाता। पर एक और आपके समर्थक हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमारी सरकार देश के लोगों से जो आश्वासन दिया था कि हम काला धन लाएंगे और इस देश की गरीबी मिटाएंगे, मोदी जी ने भी कहा है कि हम पाई पाई काला धन देश को दिलाएंगे। तो आज इसके ऊपर कुछ बड़ी पहल करें, कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें जिससे कि ब्लैक मनी के ऊपर रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो, क्योंकि काम तो हुआ है लेकिन उसका परिणाम बड़ा नहीं आया। ये रामदेव जी योग करते हैं, पर इन्होंने काला धन पर आपके साथ बड़ा सहयोग किया, जब आप विपक्ष में थे आपकी बड़ी मदद की। निराश लग रहे हैं बिल्कुल। इस शो पर भी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं कि कर क्या रही है सरकार। चलिए मैं तर्क और तत्वों के आधार पर इसका जवाब देना पर आपने इसमें वादा भी किया था कि 100 दिन में हम लोग किया था और हमने वादा निभाया है। मैं समझाता हूं आपको तर्क और तत्वों के आधार पर। देखिए, काले धन पे हमने करीब 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें की हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे हमारी सरकार बनी, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों ने ब्लैक मनी पे SIT की घोषणा की, और वो SIT का काम बरकरार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो फॉरेन ब्लैक मनी है, यानी विदेशी जो काला धन है, उस पर जो हम लोगों ने कानून बनाया है, कानून जो बनाया है बड़ा एक सख्त कानून है, और उस कानून के तहत अब जो काला धन बाहर रख रहा है उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर उसका काला धन बाहर है तो हम लोग जो देश में जो उसके पास जो धन है उसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो जो विदेशी काला धन है उस पर हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया। तीसरी बात, 2 लाख से ज़्यादा कोई भी आप कैश ट्रांजैक्शन करें तो हम पैन कार्ड चाहते हैं, इसलिए जो भी कुछ ये सब जो काले धन के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उन्हें हम इस प्रकार से रोक रहे हैं। चौथी बात,
देखिए, एक और ये होता है कि पॉन्जी स्कीम्स बड़े सारे होते हैं, लोगों के पैसे लेते हैं, उसका भी काला धन का उसमें रिसाइकलिंग होता है। आज के समय आपको मालूम है कि हम लोगों ने, चाहे वो सारधा वाला मामला हो या पर्ल वाला मामला हो, ये सब जो पॉन्जी स्कीम्स थे, इन पे भी हमने बहुत दबाव बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारा काला धन का रिसाइकलिंग हो रहा है। आपने जब भाषण दिए चुनाव प्रचार के दौरान तो कहा कि 100 दिन में आ जाएगा काला धन। आप जान रहे हैं बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ, कह रहे हैं भाई 15 लाख छोड़िए, वो पेशगी 15,000 ही भेज दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रहा है, आपको लगता है? अगर हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में बॉयंसी आ रही है, जो आ रही है, अगर आप टैक्स कलेक्शन देखिए, टैक्स कलेक्शन बहुत सही तरीके से बढ़ रहा है, तो वो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि जो काला धन था, जो पहले टैक्स नेट में नहीं था, उसको हम लोगों ने टैक्स नेट में ले आए हैं। उसका फायदा तो जनता को ही मिल रहा है ना, चाहे वो स्लैब हम लोग बढ़ा दें, चाहे 80C का एग्जेम्पशन दे दें। ये जो बिहार में कहा गया, यूपी में बड़े चुनाव हैं, वहां भी यही कहा जाएगा कि भाई 15 लाख छोड़िए, 15,000 तो भेज दीजिए। क्या आज आप साफ कहेंगे कि 15 लाख हर किसी के अकाउंट में नहीं आने वाले हैं? हम लोग सब लोगों के अकाउंट में अपने बजट के द्वारा, नीतियों के द्वारा बहुत सारा लाभ तो पहुंचा ही रहे हैं। इसी प्रकार से तो किया जाता है ये। पर 15 लाख नहीं जाएंगे। अगर आप फसल बीमा की आप बात करें, आप नरेगा की बात करें, तो वो पैसा जो है सीधा आपके खाते में तो जा ही रहा है ना। ये सुन लेते हैं, एक आवाज है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से इनको सुनते आए हैं। इशू ये था कि रूल जो थी पार्टी के भीतर की 2 टर्म के बाद हम नहीं देंगे किसी को 3rd टर्म, और ये रूल आडवाणी जी को याद होगा कि लेफ्ट पार्टीज में आज भी है कि वो 2 टर्म ही देते हैं राज्यसभा में, उसके बाद रिपीट नहीं करते हैं 3rd टर्म में। लेकिन उस समय जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो ये भी हम लोग महसूस करते थे कि इनके लिए तो ये नियम लागू हो गया, औरों के लिए लागू नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। देयर आर एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव बीन गिवन 3rd टर्म विद वेंजेंस। तो नाम मैं नहीं लूंगा किसी का। ये जो एक तरीके से कटाक्ष है उनका, वो तो वित्त मंत्री पर ही दिखाई देता। कैसे आप इसको हैंडल करते हैं? हमारे पार्टी में ये बहुत एक हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बड़े सारे वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं जो हमें हरदम मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हम लोग मार्गदर्शन सबसे स्वीकार करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, सबसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग और बेहतर कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर आप कभी पिताजी को कहते नहीं है, जिस मंत्रालय के मेरे मंत्री हैं आप उन्हीं पर हमला कर देते हैं, इतना तो गजब मत ढाइए? देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके बड़े सारे विचार होते हैं, इन सब विचारों को हम लोग सुनते हैं। नहीं, पर आपने बताया नहीं कि अब तो आप पब्लिक लाइफ में हैं। नहीं तो बिल्कुल, और पहले भी डिनर टेबल पे बहुत सारी बातें होती थी, और डिनर टेबल क्या, मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, देश भर में बातें होती हैं, आप लोगों के साथ बातें होती हैं, और जहाँ बात सही होती है, जहाँ सलाह अच्छी होती है, उत्तम सलाह होती है, उसका हम लोगों की ये जिम्मेवारी है कि उसका हम प्रयोग करें, और हम प्रयोग करते हैं। कभी जेटली जी ने आपको इस और कोई दिखाया हो कि इस तरह की खबर छपी है, देखी, या कुछ ऐसा कहा हो? हम लोग हरदम कई बातों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसी बातें को भी हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं। उस पर आप और कुछ बताना चाहते हैं? आप कहते क्या हैं उनको? हम लोग यही कहते हैं आपस में, जब हम लोग इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं, कि ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, या ये इतना अच्छा सुझाव नहीं है, और इस प्रकार से इसको लागू किया जा सकता है, इस प्रकार से नहीं लागू किया जा सकता है। तो इतनी तो हमें क्षमता है कि जो अच्छा फीडबैक है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आपके इमीडिएट बॉस एक बहुत बड़े, बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व हैं, मंत्री हैं, तो क्या कहीं वो स्पेस जो आपके जैसे काबिल व्यक्ति को मिलनी चाहिए, या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, और मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही अद्भुत एक मौका मुझे मिला है कि मैं ऐसे दिग्गज और अनुभवी लोगों से सीख सकता हूँ, और मार्गदर्शन मुझे मिल सकता है। पिताजी से तो मिलता ही है, माननीय वित्त मंत्री का फायदा माननीय वित्त मंत्री जी से मिलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलता है, माननीय गृह मंत्री जी से मिलता है। ये मेरा बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि मैं इन सब लोगों की बातें सुनकर, जानकर, जो भी कुछ कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, वो सब इनकॉर्पोरेट करके, उन सबको लेकर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ। नहीं, आप ये कौन सा आसन लगाते हैं जब आप वित्त मंत्री, इस तरह के पिताजी का बयान आया, अखबारों में छपा,
टीवी पर उछला पिछली रात, आप जब वित्त मंत्री से फिर मिलने उनके कमरे में जाते हैं, आप किस भाव से जाते हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि वी हैव टू हैव अ लर्निंग माइंडसेट। देखिए, मेरी उम्र भी 52 वर्ष की है जी, है ना, 25 वर्ष की नहीं है, 52 वर्ष की है। इसलिए थोड़ा बहुत जजमेंट और फिल्टरिंग करने की क्षमता मुझ में भी है, तो आप थोड़ा विश्वास करें उस पर। जो वित्त मंत्री हैं चिदम्बरम साहब, उन्होंने एक लेख लिखा, कहा कि जो पेट्रोल के दाम घटे हैं उनमें करीब सरकार को 1,40,000 करोड़ का लाभ हुआ। उनकी ये शिकायत है कि उस पैसे का सरकार सही इस्तेमाल नहीं कर रही। पेट्रोल के दाम पर और जो पैसा आपको बचा, जो लाभ हुआ, कहाँ जा रहा है वो पैसा, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? चिदम्बरम साहब को छोड़ दीजिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर वो विपक्ष में है, उनका काम है, पर उनका काम है आलोचना करना, तो वो आलोचना कर रहे हैं, वो अपने जगह पे छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आप ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट एजेंसीज को देखिए, IMF को देखिए, वर्ल्ड बैंक को देखिए, S&P को देखिए, मूडीज को देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को देखिए, ये सब जो इंडिपेंडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको कहेंगे कि जिस प्रकार से हमने फिस्कल मैनेजमेंट किया है, यानी जो ऑयल का जो हम लोगों को सरप्लस मतलब जो बेनिफिट मिला है, उसको हम लोगों ने किस प्रकार से डेफिसिट को कम किया है, साथ साथ पैसे जो थे एक्स्ट्रा हम लोगों ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डाला है, उसको जो हम लोगों की नीतियां हैं फिस्कल मैनेजमेंट में, उसका जो हमारी प्रशंसा हुई है, वो आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। और चिदम्बरम साहब तो आलोचना करेंगे ही करेंगे, वो उनका काम ही है। कच्चे तेल के भाव जब भी गिरते हैं तो बहुत खुशी होती है, एक राहत सी महसूस होती है, लेकिन एक चिंता ये भी है कि $30 प्रति बैरल से अगर नीचे भाव जाता है तो वो शायद भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज के समय क्योंकि जो तेल का भाव गिरता चला जा रहा है, उसको तराजू पे तौले तो हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। हानि कहाँ है? वो है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हम लोगों के एक्सपोर्ट्स जो रिफाइनरीज वगैरह के एक्सपोर्ट्स हैं वो आज के समय बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जो $100 में $110 में जा रहा था वो आज $30, $35, $40 पे जा रहा है, तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हुए हैं। अच्छा, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनके प्रॉफिट्स भी थोड़े कम हुए हैं क्योंकि प्राइस कम हुआ है। तो तराजू पे तौल के देखें तो जो पॉजिटिव्स आउटवे द बेनिफिट्स हमारे लिए लाभदायक है। आपकी सरकार जब आई थी तो $108 प्रति बैरल था और पेट्रोल करीबन ₹72 था। आज आपकी खरीदी है $30 के आसपास और पेट्रोल का कीमत है ₹60। तो 1/3 तक जो गिरी है क्रूड ऑयल की प्राइस, वो ग्राहक को लगता है, वोटर को लगता है वो फ़ायदा हमको क्यों नहीं हुआ। ये बात इसलिए वो पूछ रहे हैं क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, पेट्रोल के डीजल के दाम कम होने चाहिए। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है उसको भी हमें कम करना है। आज के समय सरकार का खर्चा है 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़ कुल मिलाकर हम लोगों का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन एंड नॉन टैक्स कलेक्शन कुल मिलाकर सिर्फ 12.5 लाख करोड़ है। यानी हर साल सरकार जो है 5.5 लाख करोड़ के घाटे पे चलती है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम लोग कर्ज लेकर हम लोग सरकार को चलाते हैं, और वो कर्ज हम लोगों को मार्केट से उठाना पड़ता है, बैंकों से उठाना पड़ता है। अगर आज हमारे खर्चे हैं तो इन खर्चों को, इस कर्ज को कौन भुगताएगा? आपके बच्चे, हमारे पोते, हमारे नाते यही भुगताएंगे, क्योंकि भगवान से तो कोई फरिश्ते नहीं आने वाले ना हमारे कर्ज को देने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को अगर इस तरीके से एक जिसको कहते हैं विंडफॉल आया है तेल के दाम पे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार जनता के प्रतिनिधि हैं, जिम्मेवार हैं हम लोगों को इसका फायदा उठाकर अपने बच्चों पे जो बर्डन है, अपने बच्चों पे जो बोझ है, उसको तो थोड़ा कम करना चाहिए। वही तो हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके बारे में भी सोच रहे हैं। चुनावों के दौरान एक वायदा मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, खास करके किसानों के बारे में, कि उनकी जो रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस की जाएगी उसमें जो उनकी लागत है उस पर 50% का मुनाफा दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, पर उसको भी आपकी सरकार ने लागू नहीं किया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन सब बातों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी संकट आया हुआ है, क्योंकि 2 साल जो हमारी बरसात थी वो कम आई है, इसलिए कृषि संकट है। वो हम सब जानना चाहिए था। ये सब चीज़ों पे हम लोग पूरी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देखिए उनको सुन। मेरी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये हमारा काम नहीं होटल चलाना, लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाएं।
इस पर क्या आप कह रहे हैं? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मई 20, 2014 जब सेंट्रल हॉल में आके उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूँ, उम्दा और ऐतिहासिक भाषण दिया, तभी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो है गरीबों की सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है, और हमारी सरकार प्रो मार्केट सरकार भी है। और प्रो मार्केट सरकार हम लोग इसलिए हैं क्योंकि अगर हम लोग अपने बिजनेसेस को, अपने उद्योगों को, अपने कंपनियों को बढ़ोतरी देंगे, तभी तो वो टैक्स कलेक्शन होगा जिसके द्वारा हम लोग गरीबों का सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार बिजनेस में नहीं हो, सरकार होटल नहीं चलाए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो होटल जो है वो कंपनी चलाए, बहुत अच्छी तरीके से चलाए, वो टैक्स भरे और उस टैक्स के साथ हम लोग जनता को भी कोई ना कोई लाभ दिलवाएं और उस पर काम करें। आपने जो अभी कहा उसमें एक थोड़ा सा विरोधाभास है। क्या ये जरूरी है कि आप कंपनियां चलाएं? टोटल जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका कुल मिला के कोई 3 लाख करोड़ से कम मार्केट कैप है, और 2 निजी बैंक उनका मार्केट कैप 2-3 लाख करोड़ है। इतनी जो अवस्था खराब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसमें तो कम से कम एक स्टार्ट हो सकता है। आपने अपने प्रश्न का जवाब खुद दे दिया है। देखिए, अगर इनका हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके आंकड़े की आप बात कह रहे हैं, अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि लोग इनको नहीं कहते हैं कि ये कंपेटिटिव हैं या ये प्राइवेट सेक्टर के साथ इनके टकराव ले सकती हैं, तो अगर हम लोग इस प्राइस पे, यानी शेयर बाजार में जाके इनको अभी डाइवेस्ट करें, तो आप ही लोग कहेंगे कि आपने इतने कम दाम में इनको क्यों डाइवेस्ट कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये नहीं है कि इनको हम लोग अभी डाइवेस्ट कर दें, लक्ष्य इनका ये है कि इनको हम ट्रांसफॉर्म कर दें। पर इसमें आपको लग रहा है कि आप वैसे ही हैं जैसे पिछली सरकार थी, और आपके अरुण शौरी साहब कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल कांग्रेस प्लस काव है, इससे ज्यादा कहीं आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इस तरह की बातें, और क्यों आप उन बातों पे अटक रहे हैं जिन पर आप पहले दृढ़ता से बोलते थे? देखिए, एक तरफ साउंड बाइट्स हैं और दूसरी तरफ वास्तविकता है। मैं वास्तविकता के बारे में बात करना चाहता हूं। आज के समय, क्योंकि जो विरासत में हमें जो मिली, जो इनकी स्थिति, अगर हम बेचें तो लगेगा कि हम कबाड़ी में बेच रहे हैं उन्हें। ये तो बिल्कुल गलत है, और आप लोगों ने हमें जिम्मेवार और हमें इसके लिए आप लोगों ने दायित्व दिया है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि डिस्ट्रैक्शन के तौर पे उन्होंने इंटॉलरेंस, जनरल वीके सिंह का मामला और DDCA जैसे कंट्रोवर्सीज इसलिए उठाया ताकि GST बिल रोक जाए। दलितों और माइनॉरिटीज़ पे हमला होना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, DDCA पे यदि विपक्ष एक चर्चा चाहती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चाहती है, उसको क्यों आप एक डिस्ट्रैक्शन मानते हैं? विपक्ष चर्चा नहीं चाहती है। अगर चर्चा चाहती तो फिर वो राज्यसभा को इस तरीके से स्थगित नहीं करते, इस तरीके से रुकावट, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं लाते। हम लोग चर्चा चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी जांच हो पारदर्शी तरीके से हो। और आपको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कोर्ट में जाकर डेफेमेशन केस फाइल किया है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये सब जो आप लोग आरोप उठा रहे हैं, जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आप जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको आगे नहीं बढ़ाने के लिए ये सब बहाने निकाल रहे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि जो हमें GST के द्वारा जो सफलता प्राप्त होगी, जो आर्थिक व्यवस्था में गति आएगी, उसे रोक दें, और फिर वो सब जगह जाकर बोलें कि भाई देखिए, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन नहीं आए। पर GST पर जब GST कांग्रेस सरकार लाना चाहती थी, उन्होंने कोशिश की, तब मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इकलौते हमारा GST बिल रुकवा दिया। गुजरात सरकार की तरफ से कहा जाता था कि गुजरात सरकार को इसमें 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं किया, जब आप विपक्ष में थे तब आप भी उसी तरह से आप भी करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो GST को उन लोगों ने नीति तैयार की थी, और हमारी नीति में आसमान जमीन का अंतर है। और माननीय वित्त मंत्री जी जो हैं, जिन्होंने इतना मास्टरफुल नेगोशिएशन किया है, इतनी सही तरीके से समझौता बनाई है कि जो समझौता स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो एम्पावर्ड कमेटी है वो नहीं बना पाई थी माननीय चिदम्बरम जी के समय या माननीय प्रणब मुखर्जी के समय, माननीय अरुण जेटली जी ने इस समझौता को बनाया है। ये उनकी एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा कि देश के लिए एक काम उन्होंने किया है कि ये समझौता बनाया। और वो जो GST बिल अब जो तैयार हुई है, जिसे हम पारित कर सकते हैं अगर राज्यसभा चले,
आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो अब कह रही है कि 3 वजह हैं जिनकी वजह से 18% टैक्सेशन की उन्होंने बात की, जिनकी वजह कांग्रेस का अब जो विरोध है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज अगर आप कांग्रेस को सीधी आप बात कर रहे हो दर्शकों के सामने, सीधी बात हो रही है, पर ये जैसे उन लोगों ने जो निकाले हुए हैं शर्तें कि 18% कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, वो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर कोई नहीं उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि कहीं भी पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई 18% का कैप नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है? बजट सेशन में बहुत सारे लोगों को इस बारे में अपेक्षा है कि जीएसटी बिल के ऊपर चर्चा होगी और शायद जीएसटी इस बार ही जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोल चुके थे कि 2016 के अप्रैल से जीएसटी लागू होगी। आपका गट फीलिंग क्या है? वो तो भविष्य ही बताएगा हमें। अपनी तरफ से पूरी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी सोच हरदम सकारात्मक सोच होती है, हम लोग इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हैं। आप कह तो रहे हैं पर उम्मीद नहीं झलक रही है इसमें। दिमाग आपने जो ये देखिए, मुझे लग रहा है अगर दोनों तरफ कोई इंटरेस्ट कम है। अगर गुड फेथ नेगोशिएशन हो रहा होता, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं, अगर समझौता हमें निकालनी होती तो इससे झट से हम लोगों का इसका समाधान हो जाता, परंतु समझौता तो ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं। नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जीएसटी बिल में हम लोग लगा सकते हैं कि 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हर चीज का समाधान है। सोल्यूशन लेके गए नहीं ना उनके पास अभी तक। ये आप कह रहे हैं सोल्यूशन लेके, तो हम लोग गए ही हैं। एक बार नहीं, कई बार गए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार बयान दिया है कि भाई हम लोग बैठते हैं, गुड फेथ नेगोशिएशन करते हैं, समझौता बनाते हैं, उसे हम पारित कर देते हैं। सरकार ये दोनों खेल कैसे संभाल रही है कि एफडीआई भी सब जगह खोल दे रही है और स्वदेशी के सारे जो चैंपियन हैं वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। वो या तो दूसरी तरफ मुंह करके कुछ शोर मचा रहे हैं, इस सवाल को वो भी नहीं उठा रहे हैं। ये कैसे साध रहे हैं आप लोग इसको? स्वदेशी का क्या मतलब है? स्वदेशी का मतलब ये है कि देश विश्व गुरु बने। पर अगर हम विश्व के साथ इंगेज करने को तैयार नहीं हैं, अगर हम ग्लोबल कंपटीशन से डरे हुए हैं, तो हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? विश्व गुरु बनने के लिए हमें ओपन होना पड़ेगा। जी, आप देखिए, इसका मैं उदाहरण देता हूं कि कई लोगों ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर को अगर आप देखें, सचिन तेंदुलकर जी कितने शानदार खिलाड़ी हैं, उसी तरीके से हमको भी शानदार खिलाड़ी बनना होगा। पर शानदार खिलाड़ी इसलिए हैं सचिन तेंदुलकर जी क्योंकि वो सिर्फ भारत के क्रिकेट ग्राउंड में जाके शतक नहीं मारा है, उन्होंने विश्व भर के क्रिकेट ग्राउंड में जाके शतक मारा है। वो हमें भी करना है। विपक्ष का यह कहना है कि स्वच्छ भारत का जो कोष इकट्ठा हो रहा है उसमें लोगों की जेब साफ हो रही है, सड़कें मड़कें कहीं साफ हो नहीं रही हैं, और वो जो पैसा है वो आप फिस्कल डेफिसिट को निपटाने में लगे हुए हैं। कितना पैसा उस कोष में आया, कहाँ वो खर्च हो रहा है, इसका कुछ विस्तार है क्या आपके पास? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। अगर आप जाकर एक शौचालय निर्माण का वेबसाइट तैयार किया गया है, आप वहाँ जाकर देखें, और जो जो मंत्रालय हैं, जो जिम्मेवार हैं स्वच्छ भारत के लिए, उनके वेबसाइट पे जाकर देखें, तो जो जो खर्चे हो रहे हैं स्वच्छ भारत के, उसका आपको पूरी पारदर्शी तरीके से जवाब मिल जाएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वैसे वो कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया के आंकड़ों में प्रॉब्लम्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब 8% ग्रोथ पिछले जो 2003 से 2011 तक हुआ था, तो उस वक्त कंपनियों के जो सेल्स ग्रोथ 25% से ऊपर थी, 500 कंपनियां जो टॉप, और एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% से ऊपर थी, क्रेडिट ग्रोथ, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 25 से ऊपर थी। आजकल ये सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं और बैंक क्रेडिट ग्रोथ मेरे ख्याल 8-9%। और ये आरबीआई के गवर्नर ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि जो बिजनेसेस का जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड में, वो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो ये किस तरह आप कन्विंस करेंगे लोगों को कि आंकड़े क्रेडिबल हैं? नहीं, आंकड़े देखिए बिल्कुल क्रेडिबल हैं। जो जीडीपी के ग्रोथ रेट के नंबर्स हैं, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जानी मानी एक संस्था है, दुनिया भर में लोग उनको मानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, और अपने जांच और अपने अध्ययन के बाद ही वो जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर उनको प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल सरकार से अलग है। मगर ये आंकड़े आ रहे हैं, अगर जेन्युइन भी हो, उसका मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये है कि आंकड़े सच है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रही है, वो आंकड़े सच है। अब दूसरी बात अब ये उठती है, अगर आंकड़े सच हैं तो फील गुड क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठता है। और मैं यही आप लोगों को पहले समझा रहा था कि फील गुड एक तो सब्जेक्टिव है, यानी हर व्यक्ति पे निर्भर है कि उसको फील गुड क्या है, पहली बात।
दूसरी बात, चाहे वो ई कॉमर्स हो, रिन्यूएबल्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, टूरिज्म हो, एयरलाइंस हो, उनका बड़ा ग्रोथ हो रहा है। आप देखिए कमर्शियल व्हीकल्स देख लीजिए, पैसेंजर कार्स देख लीजिए, वहाँ 10-15% का ग्रोथ हो रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन देखिए वो 12-15% बढ़ रहा है। तो कई सेक्टर्स हैं जो सही कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कृषि संकट आया हुआ है क्योंकि बरसात कम आई है, एक्सपोर्ट्स कम है क्योंकि दुनिया भर में स्लो डाउन चल रहा है। साथ साथ आप माइनिंग, स्टील, पावर, ऐसे 2-3 सेक्टर्स हैं जहां काफ़ी इस समय तकलीफ की बात हो रही है। तो आज के समय मिक्स्ड बैग जिसको कहते हैं कि कहीं कहीं सही चल रहा है, कहीं कहीं उतना अच्छा नहीं चल रहा है। वो इकोनॉमी जैसे और गति पकड़ेगी, बरसात सही आएगी तो फील गुड सब सेक्टर्स में हो जाएगा। अभी फील गुड कुछ सेक्टर्स में है, कुछ सेक्टर्स में नहीं है। एक जो बड़ी उम्मीद लोगों को है और जो खासतौर पर हमारा जो चैनल देखते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी पे कमीशन की बात हो रही है, वो जो आपने वादा किया है वो पूरा होगा, कब से होगा, लागू होगा? पे कमीशन में खर्चा हमें 1 लाख करोड़ करना पड़ेगा। आप इस आंकड़ों को समझिए, आज के समय 18 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, उस पे 1 लाख करोड़ और आने वाला है, मतलब 5-6% ये और बढ़ने वाला है। परंतु हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से इसको अध्ययन करके जिम्मेवारी से हम लोग जानते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। हम लोग आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और ये दौर है रैपिड फायर का। देखना है वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। जयंत जी, इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, पर आपके लिए अच्छी बात है कि मैं आपको 2 ऑप्शन भी दूंगा, और दूसरी अच्छी बात है कि आप कह सकते हैं पास, यानी मुझे सवाल का जवाब नहीं देना है। और अगर आप 5 में से 3 सवालों के जवाब दे पाते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से एक गिफ्ट भी है आपके लिए। तो शुरू करें। बताइए। इसमें आप थोड़ी गंभीर मुद्रा से बाहर निकलेंगे तो आपको ये आसान लगेगा राउंड। अर्थव्यवस्था की ज्यादा समझ, बेहतर समझ किसको है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या वित्त मंत्री अरुण जेटली को? वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को। अरे वाह, आपने इसका जवाब दे दिया। आपके बॉस हैं इसलिए आपने जवाब दिया है, और प्रधानमंत्री जी उनके भी बॉस हैं। दो ऑप्शन दे रहा हूं, पूछ रहा हूं कि आप किसके साथ हैं। आपके पिता यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी बात नहीं करनी चाहिए, सरकार मानती है कि पाकिस्तान से अभी बात करनी चाहिए। आप किसके साथ हैं इसमें? मैं सरकार के साथ हूं। पिताजी को भी छोड़ दिया आपने, पर आपने 2 सवालों के जवाब दिए। तीसरा सवाल है, राजनीति में आपके आदर्श पुरुष कौन हैं? नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये गिफ्ट आपका हो चुका है, 3 जवाब आपने दे दिए। मैं बस दिल की बात कर रहा हूं। भारत के विकास के लिए कौन सा मॉडल सही है? गुजरात मॉडल या हर राज्य का अपना मॉडल? गुजरात मॉडल। आप ये रैपिड का जवाब बिल्कुल रैपिड ही तरीके से दे रहे हैं। आखिरी सवाल, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं तो आप अटकें। आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, ये किसकी वजह से है? क्या आप यशवंत सिन्हा के बेटे हैं इसलिए है, या आपका अपना टैलेंट है, आप हार्वर्ड के टॉपर रहे हैं उस वजह से है? ये कठिन सवाल है। चलिए, क्योंकि इसमें दोनों का योगदान है, तो इसलिए अगर आप दोनों कह सकते हैं तब मैं उसको स्वीकार करूंगा, नहीं तो पास करना पड़ेगा। आखिर में आपने पास किया, पर आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे पिताजी हजारीबाग के सांसद थे, तो मुझे इसके कारण बहुत कुछ फायदा तो हुआ, परंतु जैसे प्रचार चालू हुआ तो जाकर मुझे जनता को तो बताना पड़ता है ना, कि और समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं सांसद रहूँगा, उनकी सेवा किस प्रकार से करूँगा, सरकार में अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग किस प्रकार से नीतियाँ अपनाएंगे और लोगों को हम लोग दिखा पाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। तो ये सब जब आप आदमी काम करते हैं, आपको काम करना होता है, तो जो आप में क्षमता है, जो आप में काम करने की जो खूबी होती है, उस पे जनता फिर तय करती है कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। इसलिए इसमें आप कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकते हैं। जब एक तरीके से बातचीत हो गई आपके पिताजी से,
एक तरीके से डील हो गई कि भाई इनके बेटे आप यानी आप जयंत सिन्हा मंत्री बनेंगे, फिर वो क्यों इतना कटाक्ष करते हैं, क्यों इतनी कटुता है, क्यों वो कहते हैं ब्रेन डेड हो जाते हैं खास उम्र के बाद के लोग, क्या वजह क्या है? क्यों नहीं वो चुपचाप बैठते, अपनी किताबें लिखते, किताबें पढ़ते, या और कुछ करना है वो करते हैं? आपके पिताजी आपको सुझाव नहीं देते हैं? देखिए, एक पिता का भी एक फर्ज होता है, एक वरिष्ठ नेता का भी एक फर्ज होता है, और वो फर्ज ये होता है कि जहां वो सलाह दे सकते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। जिसको आप खटास कह रहे हैं या आलोचना कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा ये तो हमारा सौभाग्य है, और हम सब लोगों को इसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। पर इसको अगर पार्टी में किया जाए तो उतनी खटपट ना हो, उतनी मीडिया में हेडलाइंस ना बने। वो मीडिया का काम है, वो आप लोग करते हैं, आप लोग करिए अपनी जगह पे। हमारा काम है कि देश की सेवा करें, अच्छे अच्छे सुझावों को पूरी तरीके से उनको लागू करें, वही उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। आप अपने काम में रहिए, हमें अपने काम में रहने दीजिए। चलिए, एक अच्छा आप कर रहे हैं कि आप अपने पिताजी का बहुत अच्छा बचाव भी कर रहे हैं। ये एबीपी न्यूज़ की तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।